जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 73 तक को देख लिया था। यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़ा, उसके बाद उपराष्ट्रपति में हम लोगों ने अनुच्छेद 73 तक को देख लिया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट अब हम चालू करेंगे। वो तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका गवर्नमेंट चालू हो जाता है, यानी कि यहीं से आप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना चालू कर देंगे, पीएम के बारे में। अनुच्छेद 73 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। यदि आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को आपको समझ में आएगा। देखिए, अनुच्छेद 73 तक तो पहले वीडियो में बता दिए थे। अब अनुच्छेद 73 के बाद अनुच्छेद 74 आएगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति का काम क्या है भैया? खाली साइन करना। उनको क्या पता है कि देश में कौन काम करना है, कौन नहीं करना है। तो यानी कि देश में कौन काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, बनाएगा कौन योजना? तो भैया मंत्रिपरिषद बनाएगा। यानी कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को बैठा दिया जाएगा और वही लोग बताएंगे लोग कि देश में यह काम होना चाहिए और यह काम नहीं होना चाहिए। यानी कि यह जो मंत्रिपरिषद है वो बताएंगे राष्ट्रपति को, ये महाराज यह काम करना है, आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए, तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगा, और जिसका अध्यक्ष पीएम साहब होंगे। यह जो मंत्रिपरिषद होगा इसका अध्यक्ष पीएम साहब होंगे। अब आप कहेंगे कि भैया ये मंत्रिपरिषद होता क्या है? देखिए, मंत्रिपरिषद को ना हम जस्ट ये अनुच्छेद पढ़ा के इसके बाद ही पढ़ाएंगे। इसके बारे में बहुत डिटेल चलता है, इसको पढ़ाने में लगता है 2 दिन लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा इसको पढ़ाने में। यह बहुत बड़ा होता है मंत्रिपरिषद। यानी कि आप इसको सिंपल याद रखिए, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष पीएम साहब होंगे। अनुच्छेद 74 में कहा गया। अनुच्छेद 75 में कहा गया अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। भैया अन्य मंत्री की नियुक्ति करना पड़ेगा ना। अब आप ही सोचिए ना कि क्या मोदी जी अकेले शासन कर पाएंगे कभी? अब मोदी जी को मान लीजिए पीएम बन गए, अब सोचेंगे कि रे दूसरे मंत्री की नियुक्ति करने से कोनो फायदा है, मत कीजिए नियुक्ति, अकेले देश चला लेंगे, वो नहीं चला पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाए। अब भैया नियुक्ति करता कौन है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। और सलाह कौन देगा? तो पीएम साहब देंगे। अब मान लीजिए बन गए नरेंद्र मोदी पीएम, अब भैया वित्त मंत्रालय चाहिए उनको, गृह मंत्रालय चाहिए, रेल मंत्रालय चाहिए, रक्षा मंत्रालय चाहिए। आखिर बताएगा कौन राष्ट्रपति साहब को किसको कौन बनाइए? तो मोदी जी कहेंगे है राष्ट्रपति महाराज आप अमित शाह जी को गृह मंत्रालय दे दीजिए, पीयूष गोयल जी को रेल मंत्रालय दे दीजिए। यानी कि सलाह कौन दे रहा है? राष्ट्रपति। तो सलाह आपका पीएम साहब दे रहे हैं और नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 75 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। तो सलाह कौन देगा? पीएम साहब देंगे कि नहीं अमित शाह जी को गृह मंत्रालय दीजिए, पीयूष गोयल जी को रेल मंत्रालय दीजिए, कोयला मंत्रालय भी पीयूष गोयल को ही दीजिए। सलाह कौन देगा? पीएम साहब देंगे। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब करेंगे। यह था आपका अनुच्छेद 75। आप टेंशन मत लीजिए, ये खत्म हो गया ना, इसके जस्ट बाद हम मंत्रिपरिषद पढ़ाएंगे। देखिए, जब भारत गुलाम था ना, तो जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेज सब देखे सब ना भारत में कुछ गड़बड़ काम हो रहा था। गड़बड़ काम क्या था? भारत के लोग ना मतलब कोई भी काम अकेले करते थे। अकेले मतलब मान लीजिए कोई विभाग है, उस विभाग का एक आदमी या सब काम दिखता था, वही रजिस्टर मेंटेन करेगा, हर काम वही करेगा। अब आप ही सोचिए ना कि अगर जो पुलिस वाला दरोगा है वही सब काम करने लगे तो कैसे चलेगा प्रशासन? अब मान लीजिए दरोगा साहब आदमी को पकड़ेंगे भी, वही फांसी सुनाएंगे, वही जेल देंगे। अच्छा बात है कि नहीं है? ये बिल्कुल गलत बात है। वैसे ही सिस्टम था आज़ादी के समय, तब आया लॉर्ड कैनिंग, कहा कि रे भैया ये तो बड़ा गड़बड़ व्यवस्था है। आप ही सोचिए ना, अब प्रधान नरेंद्र मोदी सब काम करने लगे, वही रक्षा मंत्रालय देखें, वही वित्त मंत्रालय देखें, तो क्या देश बढ़िया चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। और ऐसी व्यवस्था पहले थी, एक कई आदमी सब चीज एक ही आदमी देखता था। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में देखा कि तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, एक ही आदमी को सब पावर दे दिया जा रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो को चलाया, यानी कि हिंदी में बोले तो विभागीय प्रणाली को लाया। कहा कि नहीं, एक आदमी के पास पूरा शक्ति नहीं रहेगा, आप शक्ति का वितरण कर दीजिए। यानी कि पीएम होंगे, उसके अधीन आपका रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, यानी कि सबको बांट दीजिए। अपना डिपार्टमेंट सबका अलग है, सब काम करेंगे सब, और देश अच्छा चलेगा। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो को किसने लाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। कब लाया? तो 1861 में। यह था आपका अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष पीएम होंगे। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी चर्चा की गई है, वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 74। एकदम इसको ट्रिक मार लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? इसमें राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अकेले कोई भी व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है। आप मंत्रियों की नियुक्ति कीजिए। कौन सलाह देगा? तो पीएम साहब सलाह देंगे। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब। विभागीय प्रणाली कौन लाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। आइए समझते हैं मंत्रिपरिषद। जैसा कि हमने आपसे कहा था अनुच्छेद 74 में कि मंत्रिपरिषद यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और जिसके अध्यक्ष पीएम साहब होंगे, यानी कि मंत्रिपरिषद को समझते हैं। मंत्रिपरिषद को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मान लीजिए यह आपका हो जाएगा मंत्रिपरिषद। तो भैया जो मंत्रिपरिषद होता है इसमें 4 प्रकार के मंत्री बैठते हैं। पहली बात, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है भैया? तो पीएम साहब होंगे। यानी कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पीएम साहब होंगे। एकदम नेसेसरी, जो पीएम बनेगा वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा। इसमें 4 प्रकार के मंत्री बैठते हैं। सबसे पहला आपका आता है कैबिनेट मंत्री। देखिए, अब ये कैबिनेट मंत्री क्या होता है? तो कहा गया है कि हर एक विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होगा, वो अपने निर्णय को लेने के लिए एकदम स्वतंत्र होगा, यानी कि वो कोई भी फैसला ले सकता है, उसे हम कैबिनेट मंत्री कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई विभाग है, जैसे वित्त मंत्रालय ले लीजिए, चाहे गृह मंत्रालय, मान लीजिए अमित शाह जी को ले लीजिए, उनको एनआरसी सीए लाना था, तो क्या वे अपने विभाग में किसी से परमिशन लिए? अच्छा, वो किसी के लिए बाध्य हैं? वो अपने फैसले लेने के लिए एकदम स्वतंत्र है। उनको राज्य में क्या करना है गृह मंत्रालय के तहत जो हो जाएगा वो कर देंगे। यानी कि किसी भी विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसी को हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। ये हर विभाग में एक एक कैबिनेट मंत्री होता है। जैसे मान लीजिए रेल विभाग ले लीजिए, तो कैबिनेट मंत्री होगा, रेल में क्या सुधार करना है, क्या कमी है, क्या ट्रेन कब चलेगा, इसका निर्धारण कैबिनेट मंत्री करते हैं। वो किसी के लिए बाध्य नहीं होते हैं, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए पीयूष गोयल जी हैं, उनको स्टेशन बनवाना है, तो क्या वे किसी से परमिशन लेंगे? ट्रेन को वैसे चलाना, टाइमिंग आराम से बदल सकते हैं, किसी से परमिशन लेंगे? वो बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने निर्णय को लेने के लिए। यह होता है कैबिनेट मंत्री, यानी कि हर विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होता है। दूसरा जो आता है आपका राज्य मंत्री। अब कहेंगे राज्य मंत्री क्या होता है भैया? तो कहा गया है कि हर एक विभाग का राज्य मंत्री होगा या हर एक राज्य का राज्य मंत्री। अब राज्य मतलब यूपी बिहार। हमने आपसे क्या कहा था? पॉलिटी में राज्य का मतलब यूपी बिहार नहीं होता है। राज्य का मतलब जिसके पास अपना प्रॉपर्टी हो, अपना नियम कानून, उसे हम राज्य बोलते हैं। यानी कि राज्य का मतलब यूपी बिहार से मत लीजिए, जिसके पास अपना प्रॉपर्टी और अपना कुछ कानून है उसे हम राज्य बोलेंगे। अब मान लीजिए कैबिनेट मंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री। अब भैया यह कभी अकेले काम कर सकता है कैबिनेट मंत्री? कभी कर पाएगा? अब आप ही सोचिए ना, आपको कोई घर बनवाना है, क्या मिस्त्री मसाला ही बनाएगा और मिस्त्री भी ईंटा जोड़ेगा, मिस्त्री ईंटा जोड़ेगा? कभी अकेले काम वो नहीं कर सकता है, उसके लिए कुछ हेल्पर चाहिए। उसी तरह कैबिनेट मंत्री अकेले काम कब वो नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हेल्पर का काम कौन करता है? राज्य मंत्री करता है। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या राज्य मंत्री कोई फैसला ले सकता है? कोई फैसला ले सकता है कि नहीं? नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कैबिनेट मंत्री बैठा है। सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री, उसका हेल्पर कौन होता है? राज्य मंत्री। क्या राज्य मंत्री हर राज्य से चुन कर आते हैं? नहीं, हर एक विभाग में एक होगा राज्य मंत्री होता है। जैसे मान लीजिए गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन है भैया? अमित शाह जी हैं, तो उसका राज्य मंत्री भी होंगे। यानी कि अमित शाह जी का कुछ हेल्प करने के लिए एक राज्य मंत्री बनाया जाएगा। यानी कि हर एक विभाग का एक राज्य मंत्री होगा और वो राज्य मंत्री जो होगा वो बाध्य होगा। किसके बाध्य होगा? तो कैबिनेट मंत्री का। वो अपने फैसलों को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री होगा वो सबसे बड़का मंत्री, वो कुछ फैसला ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्य मंत्री फैसला नहीं ले सकता है। अगला जो आता है तीसरा को भी छोड़ दीजिए, बता रहे हैं। अगला जो आता है चौथा, उप मंत्री। यह जो होता है ना उप मंत्री, ये सबसे छोटका मंत्री होता है। यानी कि सबसे बड़का कैबिनेट मंत्री और उसके बाद राज्य मंत्री और सबसे छोटका उप मंत्री। अब सोचिए ना, इसको ये जो राज्य मंत्री है ये कैबिनेट मंत्री का हेल्पर होता है। लेकिन जो उप मंत्री है, अब राज्य मंत्री तो अकेले काम नहीं कर पाएगा भैया, कभी कर पाएगा राज्य मंत्री? तो इसको भी हेल्पर चाहिए ना, तो उप मंत्री इसका हेल्पर का काम करता है। यानी कि राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री को हेल्प करता है और उप मंत्री राज्य मंत्री को हेल्प करता है। अब आप कहेंगे तीसरा कहाँ छोड़ दिए, तो समझिए इसको। अब आप ही सोचिए ना कि हर विभाग में सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है भैया? कैबिनेट मंत्री। पता चला कैबिनेट मंत्री ये मर गया, चाहे कहीं चला गया, अब क्या होगा भैया? गड़बड़ हो जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ना कोई फैसला लेगा विभाग में। जैसे मान लीजिए रेल विभाग ले लीजिए, पीयूष गोयल जी कहीं चले गए काम से, एकदम जरूरी काम से गायब है वो, उनका मंत्रालय तो खाली, रेल मंत्रालय खाली। अब भैया अचानक रेल में कोई दिक्कत आ गई, अब बड़ा फैसला लेना है, बड़ा डिसीजन लेना है, कौन डिसीजन लेगा? कौन डिसीजन लेगा? पावर किसको है? तो कैबिनेट मंत्री को ही ना पावर है डिसीजन लेने के लिए। भाई सब फैसला ले पाएंगे सब? नहीं ले पाएंगे सब। तो उस समय संविधान निर्माताओं ने कहा कि रे भैया बैकअप चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे डीएम साहब नहीं है तो एसडीएम साहब को बैठा दीजिए, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति को बैठा दीजिए, लाइट नहीं है तो पावर बैंक है चार्ज करने के लिए मोबाइल। उसी तरह जब कैबिनेट मंत्री नहीं है तो राज्य मंत्री है, जो राज्य मंत्री है ना, इसी का थोड़ा एडवांस है आपका, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कौन? यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यानी कि जब कैबिनेट मंत्री रहेंगे तो ये जो राज्य मंत्री है ना, ये स्वतंत्र नहीं है, इसका हाथ बंधा हुआ है। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री गायब, यानी कैबिनेट मंत्री अपने पद पर नहीं है, तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र हो जाएगा। यानी कि यही राज्य मंत्री जो है अपने फैसला ले सकता है। यानी कि जब कैबिनेट मंत्री अपने पद पर नहीं होते हैं, कोई भी मंत्रालय खाली होता है, तब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसी भी फैसले को ले सकता है। वो अब आजाद है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। ये था आपका मंत्री परिषद। समझे ना? क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है भैया? पीएम होता है। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री? 4 प्रकार के मंत्री। सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का जो हेल्पर होता है वो कौन होता है? राज्य मंत्री होता है। और राज्य मंत्री का हेल्पर उप मंत्री होता है। यदि कैबिनेट मंत्री नहीं है तो उसके स्थान पर निर्णय को कौन लेगा? तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब कहा गया कि बात तो सही है, लेकिन क्या संसद के सब आदमी को हमें बैठाया जाएगा हमें मंत्रिपरिषद में? गड़बड़ हो गया। तब कहा गया कि नहीं, संसद में बड़ा भीड़ रहता है, सबको भीड़ में इसमें शामिल मत कीजिए, भीड़ लग जाएगा हमें। तो कहा गया कि क्या किया जाए? तो देखिए, ये आपका रहा संसद। संसद का 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। जो अधिकतर मंत्री जो चुने जाते हैं वह लोकसभा से चुने जाते हैं, राज्यसभा से उतना मंत्री नहीं चुने जाते हैं। यानी कि कहा गया इसका जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वह लोकसभा के, यानी कि लोकसभा मतलब 545 सदस्यों के 15% होगा। यानी कि लोकसभा के आकार का 15% होगा। अब आप ही सोचिए ना, कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो लोकसभा की कुल जनसंख्या का 15% होगा। अब 545 का 15% कितना होगा? लगभग 81 होगा, 82 मान लीजिए। यानी कि इसमें 82 मंत्री लोग बैठ सकते हैं। ये जो मंत्री होते हैं इसमें बैठा रहते ना, बहुत पावरफुल होते हैं। यानी कि 82 मंत्री इसमें से चुन कर जाएंगे बढ़िया बढ़िया, और वे मंत्रिपरिषद में बैठेंगे और किसी भी फैसला को लेंगे। यानी कि इसमें से 82 मंत्री को ले जाइए, मंत्रिपरिषद में बैठाइए और फैसला को लीजिए। क्या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं? नहीं। कौन होता है भैया? तो पीएम साहब होते हैं। इसीलिए ना किसी पार्टी का जब पार्टी का सरकार बन जाती है तो वो पार्टी बुलाता है, तुम आओ, हम तुमको कोयला मंत्रालय दे रहे हैं, तुमको हम रसायन मंत्रालय दे रहे हैं, तो हम तुमको संस्कृति मंत्रालय दे रहे हैं। बुलाते हैं सब। काहे? अरे 82 को मंत्री बनते हैं सब, इसमें कम मंत्री थोड़ी ना, सब एक से एक पावरफुल मंत्री, इसमें बहुत पावरफुल मंत्री बैठते हैं लोग। तो क्या पूछेगा कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है? तो लोकसभा की कुल जनसंख्या का 15%, यानी कि बोले तो 82 मंत्री होते हैं। इस आपका मंत्री परिषद। इस प्रकार लोकसभा के 15% लोगों को लाकर मंत्रिपरिषद बना दिया गया। यानी कि लोकसभा से 15% लोगों को लाइए और मंत्रिपरिषद में बैठाइए एवं निर्णय को लेंगे। लेकिन दिक्कत फंस गया। मान लीजिए मंत्रिपरिषद में किसी निर्णय को ले लिया गया, अब भैया लागू कौन कराएगा? तो कहा गया कि नहीं, आपने तो लोकसभा को छांट लिया, बढ़िया बढ़िया मंत्री को लाया और मंत्रिपरिषद में बैठा दिया, लेकिन इसमें से भी छांटिए आप और मंत्रिमंडल बनाइए। यानी कि यह तो आपका मंत्रिपरिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये आपका हो जाएगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। यानी कि इसमें निर्णय को लिया जाएगा और मंत्रिमंडल में निर्णय को लागू किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसमें कोई फैसला लिया जाएगा, लागू कौन कराएगा? तो मंत्रिमंडल कराएगा। लेकिन कहा गया कि इतना भीड़ आप इसमें लाएंगे? तो कहा गया कि नहीं, इसमें केवल वही मंत्री जाएंगे जो अपने निर्णय को लेने के लिए एकदम स्वतंत्र होंगे। यानी कि इसमें का सब बड़का बड़का मंत्री को ले जाके आप, यानी कि मंत्रिपरिषद के बड़े बड़े मंत्री को ले जाइए और मंत्रिमंडल में बैठा दीजिए। क्या बताइए, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन था? पीएम साहब थे, तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भी पीएम साहब होंगे। समझ रहे हैं ना? पीएम बहुत बड़ा पद होता है, छोटा मोटा पद नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा मंत्री है जो लोकसभा के भी अध्यक्ष होता है, साथ साथ मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल तीनों का अध्यक्ष होता है? तो पीएम होते हैं।
यानी कि जो पीएम होते हैं वो लोकसभा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल तीनों के अध्यक्ष होते हैं। अब कहा गया कि आखिर आप मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री लाएंगे, तो कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद का जो मंत्री होंगे ना, बड़ा बड़ा मंत्री, जो किसी के मतलब नीचे नहीं होंगे, सबसे बड़े मंत्री। जैसे आप ही सोचिए, सबसे पहले हमने अध्यक्ष बना दिया पीएम साहब को। अब मंत्रिपरिषद का कौन सा मंत्री सबसे बड़ा मंत्री होता है? भैया कैबिनेट मंत्री। तो जाहिर सी बात है इसमें हम कैबिनेट मंत्री को रख देंगे, यानी कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री को हमने रख दिया। यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का मंत्री होने के साथ साथ मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष होता है। अब आप सोचिए, ये तो मान लो एक उसमें रख दिया हम, अब बचता है 3। क्या तीनों में से किसको उसमें रखा जाए? अब सोचिए, राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री से नीचे होता है, फैसला नहीं ले सकता है। जो उप मंत्री होता है यह राज्य मंत्री के हेल्पर का काम करता है, इसके पास कोनो पावर नहीं होता है, छोट मोट नेता होता है, समझ रहे हैं ना, इसको रखेंगे नहीं। लेकिन क्या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को हम रख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है, यह किसी का बाध्य नहीं होता है। यानी कि मंत्रिमंडल में हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को हम रख सकते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को हम रख सकते हैं मंत्रिमंडल में। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मंत्रिमंडल में किसको किसको रखा जाता है? तो सबसे पहला अध्यक्ष होते हैं पीएम, कैबिनेट मंत्री को रखा जाता है और साथ ही साथ राज्य मंत्री को रखा जाता है। समझ रहे हैं ना? देखिए, निर्णय लेगा कौन? तो मंत्रिपरिषद लेगा। लागू कौन कराएगा? तो मंत्रिमंडल लागू कराएगा। समझ रहे हैं ना आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस प्रकार हम लोगों ने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को देख लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मंत्रिपरिषद का सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है? तो भैया कैबिनेट मंत्री होता है। यानी कि किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री। लेकिन वो जो कैबिनेट मंत्री है ना, सिर्फ अपने विभाग का दादागिरी करता है, मैंने अपने ही विभाग में जितना खरमंडल मचाना मचा सकता है, जितना पावर दिखाना है दिखा सकता है। तो सोचा गया कि ये तो सिर्फ अपने ही विभाग में पावर दिखा सकता है, अपने ही विभाग में कोई काम कर सकता है, क्या दूसरे विभाग में ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए पीयूष गोयल जी रेल मंत्री है, वो चाहे वित्त मंत्री में कोनो काम करना तो कर पाएंगे? कोनो काम करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। वो अपने मंत्रालय में जो करना है कर सकते हैं। तो कहा गया कि नहीं भैया, गड़बड़ बात है। इसके लिए कहा गया आप सुपर कैबिनेट बनाइए। इस सुपर कैबिनेट हर क्षेत्र में काम करता है, कौनो मंत्रालय में घुस के कौनो काम कर देगा। अब आप ही सोचिए ना कि मान लीजिए पीयूष गोयल जी रेल मंत्रालय है, उनको कोनो गांव में सड़क बनवाना है, वो बनवा पाएंगे? इतना पावर है ये नहीं बनवा दे सड़क, नहीं बनवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय में जो करना है कर सकते हैं, लेकिन वो सड़क नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन तभी सुपर कैबिनेट का गठन किया गया और कहा गया कि यह जो सुपर कैबिनेट होता है इसको नीति आयोग या योजना आयोग के नाम से जानते हैं। देश में कौन कौन सा योजना बनाना है, कौन कौन सा काम कराना है, ये सब सुपर कैबिनेट करता है। कहाँ सड़क बनवाना है, कहाँ पेट्रोल पंप बनवाना है, कहाँ स्टेशन बनवाना है, कहाँ ट्यूबवेल बनवाना है, जैसे कृषि के लिए, तो भैया किसमें सड़क बनवाएंगे? सड़क परिवहन में इंटरफेयर कर दिए आपने। स्टेशन बनवा दिए, रेलवे स्टेशन वाला काम कर दिए, यानी कि आप रेल मंत्रालय में चले गए। यानी कि यह जो सुपर कैबिनेट होता है ये कौनो मंत्रालय में कुछ कर सकता है, बहुत पावरफुल होता है। यानी कि देश का जो योजना बनता है, देश में कौन सा काम किया जाएगा, कौन सा काम नहीं किया जाएगा, यह सब सुपर कैबिनेट ही करता है। इसको हम नीति आयोग, योजना आयोग के नाम से जानते हैं। जो अर्थशास्त्री के संथानम थे, इस सुपर कैबिनेट को उन्होंने योजना आयोग के नाम से कहा। यानी कि जो सुपर कैबिनेट होता है बहुत बड़ा कैबिनेट होता है, बहुत पावरफुल होता है, कौनो विभाग में घुस के कोई भी काम कर सकता है। इसके बाद आपका आता है किचन कैबिनेट। नाम से नहीं स्पष्ट लग रहा है, किचन मतलब फैमिली, यानी कि किचन कैबिनेट। ये क्या होता है किचन कैबिनेट? इसको समझिए ना, फैमिली वाला। कहा गया है कि प्रधानमंत्री के सगे संबंधी को आप किचन कैबिनेट कर सकते हैं। बढ़न पावर, बहुत इसमें पावर दिया जाता है। यानी कि यदि आप प्रधानमंत्री के सगे संबंधी है तो आप किचन कैबिनेट में आ जाएंगे। आप कोनो अधिकारी के तुरंत धुतकार सकते हैं, बस छोटा काम ऐसा करेगा। बहुत पावर रहता है, बड़े से छोटका बच्चा हो गया चाहे बड़ा का बच्चा, खूब पावर दिया जाता है किचन कैबिनेट के तौर। यदि आप भी प्रधानमंत्री बनते हैं और आपकी भी फैमिली को किचन कैबिनेट बना दिया जाएगा, खूब पावर मिलता है किचन कैबिनेट में। क्वेश्चन पूछेगा किचन कैबिनेट किसे कहते हैं? तो प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहते हैं। इसमें बहुत पावर मिलता है। इसके बाद आता है अतिरिक्त प्रभार। ये क्या होता है भैया? ध्यान से समझिए इसको, क्वेश्चन इस पर खूब बनता है।
अतिरिक्त प्रभार कहा गया है कि जब एक एक आदमी दो मंत्रालय संभाले, मतलब एक ही व्यक्ति है और दो मंत्रालय संभाले, उसको हम अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। जैसे मान लीजिए पीयूष गोयल जी हैं, वो रेल मंत्रालय के साथ साथ कोयला मंत्रालय भी है, यानी कि वो दो मंत्रालय संभाल रहे हैं। जैसे आप अरुण जेटली को देख लीजिए, उनके पास दो मंत्रालय था। तो कहा गया अतिरिक्त प्रभार में जब आदमी का शॉर्टेज हो, मतलब कोई उतना योग्य नहीं हो मंत्री, तो जो मंत्री योग्य है आप उसे दो मंत्रालय दे दीजिए, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। अब आप ही सोचिए ना, एक आदमी दो मंत्रालय कैसे चला सकता है? यहाँ एक आदमी परिवार नहीं संभाल सकता है, वो देश का दो मंत्रालय चला रहा है। तो कहा गया है कि जब अतिरिक्त प्रभार के तहत एक ही व्यक्ति को दो मंत्रालय दे दी जाती है, लेकिन वह असक्षम होता है, अयोग्य होता है उस मंत्रालय को चलाने को, तो उस मंत्रालय को पीएम साहब को सौंप दिया जाता है। उसी को हम पीएमओ ऑफिस बोलते हैं, पीएमओ ऑफिस। वह मंत्रालय पीएमओ ऑफिस के तहत हो जाता है। आप देखिए इसरो का कोई मंत्रालय है, पीएमओ के तहत काम होता है। उसमें पीएमओ में 201 ग्रेड का आईएएस काम करते हैं लोग। इसमें पीएमओ ऑफिस में जो गया आपका मंत्रालय, समझिए उसका बहुत सही है, बहुत बढ़िया काम होता है। आप इसरो का कोई बात हैक कर सकते हैं, पता नहीं चलता है। रॉकेट फोड़ने आते हैं तब पता चलता है ओहो ये रॉकेट बना है। तो यानी कि अतिरिक्त प्रभार में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को दो मंत्रालय दीजिए, लेकिन वो व्यक्ति अयोग्य हो जाए तो उस मंत्रालय को आप प्रधानमंत्री के अधीन कर दीजिए, यानी कि पीएमओ ऑफिस के तहत। यानी कि हम लोगों ने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को देख लिया है। इसके आगे हम लोग समझेंगे लोग प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इससे हरदम क्वेश्चन पूछता है, खूब क्वेश्चन बनता है इससे। आप हमारे साथ निरंतर बने रहे। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे थे, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।